करंट अफेयर्स टुडे एजुकेशनल स्माइल ट्रैक में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स 2024 जीके टुडे का करंट अफेयर्स टुडे सेक्शन यूपीएससी, बैंकिंग, आईबीपीएस, एसएससी, रेलवे, यूपीपीएससी, आरपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, टीएनपीएससी, एमपीएससी, केपीएससी और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए नवीनतम और सर्वश्रेष्ठ दैनिक करंट अफेयर्स 2024-25 प्रदान करता है। दैनिक करंट अफेयर्स क्विज 1 अगस्त 2024। 1 अगस्त 2024। 1. हाल ही में समाचारों में उल्लिखित हमस क्या है? ए. उग्रवादी फिलिस्तीनी समूह। बी. रूसी उग्रवादी समूह। सी. चीन की गुप्त एजेंसी। डी. यूक्रेन का सुरक्षा बल। सही उत्तर उग्रवादी फिलिस्तीनी समूह। नोट: हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हनियेह की 31 जुलाई 2024 को तेहरान में एक इजरायली हवाई हमले में मौत हो गई। ईरान के नए राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेशकियन के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के बाद उन पर हमला किया गया। हमास एक उग्रवादी फिलिस्तीनी समूह है जिसका उद्देश्य इजरायल को नष्ट करना और एक इस्लामी फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना करना है। 2. हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. सुमन शर्मा। बी. प्रीति सूदन। सी. प्रदीप कुमार जोशी। डी. राजीव नयन। सही उत्तर बी. प्रीति सुदान। नोट: 31 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1983 बैच की आईएएस अधिकारी और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया, जो डॉक्टर मनोज सोनी की जगह लेंगी। इस पद पर आसीन होने वाली दूसरी महिला सूदन ने आयुष्मान भारत और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे सरकारी कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1950 में स्थापित यूपीएससी एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। 3. हाल ही में किस देश को आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया है? ए. भारत। बी. भूटान। सी. फ्रांस। डी. बांग्लादेश। सही उत्तर भारत। नोट: भारत को इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (IPEF) समझौते के तहत सप्लाई चेन काउंसिल का उपाध्यक्ष चुना गया है, जो सप्लाई चेन लचीलेपन पर केंद्रित है। 14 सदस्य देशों वाले IPEF ने क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क और लेबर राइट्स एडवाइजरी बोर्ड के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी चुने हैं। सप्लाई चेन काउंसिल का अध्यक्ष अमेरिका है। अमेरिका के नेतृत्व में IPEF को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 23 मई 2022 को टोक्यो में लॉन्च किया था। 4. कौन सा देश कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करता है? ए. भूटान। बी. म्यांमार। सी. नेपाल। डी. भारत। सही उत्तर डी. भारत। भारत 2 से 7 अगस्त 2024 तक पूसा संस्थान, नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। 1958 में अंतिम बार इसकी मेजबानी के 66 साल बाद हर 3 साल में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्रियों के संघ द्वारा विभिन्न भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कृषि और आर्थिक संगठनों के सहयोग से किया जाता है। 5. हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण योजना NATS 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? ए. शहरी विकास मंत्रालय। बी. गृह मंत्रालय। सी. शिक्षा मंत्रालय। डी. रक्षा मंत्रालय। सही उत्तर सी. शिक्षा मंत्रालय। नोट: शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण योजना NATS 2.0 पोर्टल लॉन्च किया, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT के माध्यम से 100 करोड़ रुपए का वजीफा वितरित किया जाएगा। यह पोर्टल IT, विनिर्माण और ऑटोमोबाइल में प्रशिक्षुता का समर्थन करता है, युवाओं की कौशल और रोजगार क्षमता को बढ़ाता है। यह पंजीकरण, आवेदन और अनुबंध प्रबंधन को सरल बनाता है, जिससे समय पर वजीफा भुगतान सुनिश्चित होता है। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 हालिया अपडेट 31 जुलाई 2024। जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने गैरकानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 में बदलाव पेश किए। इन परिवर्तनों का उद्देश्य कानून को सख्त और लागू करना आसान बनाना है, क्योंकि अवैध धार्मिक रूपांतरणों के बारे में चिंताएं हैं, खासकर कमजोर समूहों के बीच। अधिनियम की पृष्ठभूमि: 2021 का अधिनियम जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया था। हालांकि इसकी अस्पष्टता और जोखिम में पड़े लोगों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम न उठाने के कारण आलोचना की गई। उत्तर:
उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि मौजूदा कानून नाबालिगों, महिलाओं और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की पर्याप्त सुरक्षा नहीं करता है। इन समूहों में कई अवैध धर्मांतरण की रिपोर्ट ने सरकार को कानून में सुधार करने के लिए मजबूर किया। विधेयक द्वारा प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तन। नए संशोधन में मुख्य परिवर्तन इस प्रकार हैं। विस्तारित एफआईआर फाइलिंग। पहले केवल एक पीड़ित व्यक्ति ही अवैध धर्मांतरण के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज कर सकता था। अब कोई भी व्यक्ति एफआईआर दर्ज कर सकता है, जिससे उल्लंघन की रिपोर्ट करना आसान हो गया है। जमानत की सख्त शर्तें। नए विधेयक में अधिनियम के तहत आरोपी व्यक्तियों के लिए जमानत पाना कठिन बना दिया गया है। उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी और यह दिखाना होगा कि जमानत पर बाहर रहने के दौरान वे आगे कोई अपराध नहीं करेंगे। बढ़ी हुई सजाएं। अवैध धर्मांतरण के लिए सजाएं और भी सख्त होंगी। इसमें लंबी जेल अवधि और ज्यादा जुर्माना शामिल है, खास तौर पर कमजोर व्यक्तियों जैसे नाबालिगों या विकलांग लोगों से जुड़े अपराधों के लिए। गंभीर उल्लंघनों के लिए नए कड़े दंड भी पेश किए गए हैं।